नकवी जी, आपको क्या लगता है ये जो पर्सपेक्टिव उर्वलेश जी ने रखा कि चूंकि आप धर्म विशेष की नजर से पूरी व्यवस्था को देखते हैं, सरकार को देखते हैं, गवर्नेंस को देखते हैं, इसलिए आप शायद देश को उस तरीके से नहीं चला पा रहे जिस तरीके से चलाना चाहिए, और शायद ये असफलता आपकी नजर में नरेंद्र मोदी के असफल होने के कारण क्या नजर आते हैं? देखिए, मैं तो पहले एक बात बताऊं आपको कि नरेंद्र मोदी पहले आए यहाँ पर भारत में, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बाद में आए। लेकिन किस नारे पर आए थे डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को दोबारा महान बनाना है, जैसे कि उनके पहले के सारे जो शासन था उसमें अमेरिका का पतन हो गया था। एग्जैक्टली उस उससे कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने यही नैरेटिव बनाया कि देश में 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है, अब तक कुछ नहीं हुआ है, और हमारी पूरी की पूरी युवा पीढ़ी और बहुत हद तक जो मध्य वर्ग की पीढ़ी, मतलब मध्य उम्र की पीढ़ी जिसको कहते हैं प्रौढ़, वो लोग मानने लग गए कि हाँ, भारत में कुछ हुआ ही नहीं, कोई विकास नहीं हुआ और बिल्कुल भारत पतन के गर्त में है। तो ये एक जो अभी उर्मिलेश जी ने भी कहा था कि एक जो सामूहिक एक मनोविज्ञान होता है जिसमें आप लोगों के मन में एक ऐसी धारणा बैठा देते हैं जो होती ही नहीं है, और कोई उसको परखता नहीं है कि ये बात सही कही जा रही है या गलत। लोग मानने लगते हैं कि ऐसा होगा। तो उस पूरे प्रोपेगेंडा के ऊपर नरेंद्र मोदी भी है और उस पूरे प्रोपेगेंडा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भी है। अगर मैं अभी नरेंद्र मोदी पे कुछ बात कहूं तो हो सकता है आप बहुत से लोग कहें कि नहीं ठीक है साहब, कुछ प्रिजुडिसेस हैं। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप का उदाहरण लेता हूं कि उनके शासनकाल में 4 साल में अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया, अमेरिका की क्या हालत हुई, वहां पर व्हाइट्स और ब्लैक के बीच में किस तरह का तनाव बढ़ा, कैसे जो है जातीय तनाव बढ़ा लोगों में। और न केवल इतना बढ़ा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनाने के लिए एक क्यू एनॉन करके एक गोपनीय जो है वो संगठन बना। उस गोपनीय संगठन का को इंटरनेट के ऊपर फैलाया गया, और जिसमें इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि हिलेरी क्लिंटन और ये जितने डेमोक्रेट लोग हैं ये बच्चों का खून पीते हैं, और ये जो है ईसाई धर्म के खिलाफ हैं, ये शैतान के प्रतिनिधि हैं, और इनका नाश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को विजयी बनाया जाना चाहिए। ये उनके जो कैंपेन का एक नैरेटिव था। तो आप अब उस परिस्थिति की यहाँ पर तुलना कर लें कि यहाँ पर हम किस नैरेटिव से आए, और गुजरात मॉडल का जो खड़ा किया गया प्रोपेगेंडा, उसकी असलियत इसलिए नहीं खुल पाई। इसको आज हम लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो बहुत बड़ा मजबूत मीडिया माना जाता था, वो कैसे बिल्कुल जो है कारपोरेट मीडिया, जो कारपोरेट घरानों से चलता है, वो कैसे बिल्कुल जो है वो गोद में बैठा हुआ मीडिया है, और वो हर समय सरकार को से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से सवाल पूछता है या सरकार की सफाई में उतरता है। तो जाहिर सी बात है कि गुजरात एक राज्य में मीडिया को स्थानीय स्तर पर मैनेज करना बहुत आसान था, और वो सारी खबरें हम लोगों के यहाँ बाहर नहीं आई, और एक ऐसी तस्वीर बनती गई कि गुजरात में जो कुछ हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है, और अगर नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो देश का ऐसा विकास होगा। और ये केवल देश के अंदर ही धारणा नहीं थी, विदेश में भी बहुत सारे लोग, यानी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर, उनमें से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने 2014 में नरेंद्र मोदी के आ जाने के बाद मुझसे बुला करके 1 घंटे तक इस पर विचार विमर्श किया था, एक अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट बैंकर ने, कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद किस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था जो है एकदम से स्काई रॉकेटिंग करेगी, और एक कैसा बढ़िया रहेगा। तो बहुत सी बातें मैंने उनको बताई थी कि ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा। आज वो शायद उन्हें याद हो तो समझ रहे होंगे कि हाँ ठीक है। तो बेसिक बात ये एक। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये आज एक प्रूवन फैक्ट है कि लोकतंत्र जहां है वहां पर विकास की गति ज्यादा होती है, और जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर विकास की गति में दिक्कत है। और खास तौर से जहां पर आप किसी रूढ़ विचारधारा को लेकर के, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक रूढ़ विचारधारा को लेकर के, एक जड़ विचारधारा को लेकर के और एक अतीत जीवी विचारधारा को लेकर के चलते हैं, तो आपके मन में बहुत सारी ऐसी धारणाएं होती हैं जो आधुनिकता को नकारती हैं, जो आधुनिक विचारों को नकारती हैं।
और जो आधुनिक शिक्षा को नकारती हैं और जो विद्वानों को नकारती हैं, जो उन इनके दिमाग में। तो नरेंद्र मोदी का जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस का बैकग्राउंड है। पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उसी बैकग्राउंड के, जी। और संयोग से आडवाणी नहीं बन पाए प्रधानमंत्री, लेकिन अगर वो भी बनते तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले लाख दर्जे हार्ड लाइनर थे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो उतने पुरातन पंथी या उतने जड़ नहीं होते जितनी जड़ता या जितनी जितने चीजें हम देख रहे हैं। खास तौर से उसका उदाहरण है, जैसे हम कोरोना का मामला हो, कोरोना की सबको मालूम है कि भाई जो आयुर्वेद की दवाएं हैं या होम्योपैथिक की दवाएं हैं, इनका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कोरोना से लड़ने का। और अगर जी। सरकार इसको आगे बढ़ाती है, सरकार इसका प्रचार करती है कि ये एक तरह का भ्रम फैलाती है, तो इससे आप सरकार के कामकाज का अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो ये भी बात है। तो नरेंद्र जी। मोदी जब आए तो नरेंद्र मोदी अपने कुछ जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड ढांचे को लेके आया। उस स्ट्रक्चर्ड ढांचे में तीन चार चीजें थी जो मैं कहना चाहूंगा। एक चीज ये कि जितना भी बुद्धिजीवी तबका है वो सब निकम्मा है और उस सब ने देश को पतन के गर्त में डाला। तो सारे बुद्धिजीवियों के प्रति और जो बौद्धिक सोच के प्रति जो एक स्थायी घृणा का भाव था वो एक। दूसरा, जितने एनजीओ हैं, जो लोग सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, वो सब जो है वो उनके रास्ते का रोड़ा है। जाहिर सी बात है रोड़ा है, क्योंकि वो जो संघ की विचारधारा उसके विरोध में वही सिविल लिबर्टीज का तबका आता है। तीसरी बात, जो कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं, लोकतंत्र की संस्थाएं, उन सारी संस्थाओं के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं था, और वो आज हम देख रहे हैं कि वो जी। सारी संस्थाएं कितना पंगु हो गई। और अंतिम जो बात मैं कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को पढ़ना है कि नरेंद्र मोदी इन 7 सालों में उतना सफल क्यों नहीं हो पाए, तो वो केवल रुचिर शर्मा की किताब द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस पढ़ लें। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से 10 पैरामीटर बताए हैं कि ये 10 पैरामीटर पर अगर कोई शासन व्यवस्था इन 10 पैरामीटर को अपनाती है और काम करती है, तब तो वो सफल होगी, और नहीं तो वो सफल नहीं हो सकती। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।